सो हेलो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। आज हम आपका मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं और मैथ में आपका पहला यूनिट स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारा सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत। आइए देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक जो कवर करेंगे वो उसमें होगा इंट्रोडक्शन, हम सेट का इंट्रोडक्शन देखेंगे। सेकंड जो टॉपिक होगा वो होगा सेट एंड दियर रिप्रेजेंटेशन, हम सेट्स पढ़ेंगे और उसके रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, कितने मेथड द्वारा हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कुछ इसमें नोटेशंस पढ़ेंगे जो बहुत ही यूजफुल होंगे और यूजफुल और यूज दोनों होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना बहुत ही सुंदर सा, प्यारा सा, अच्छा सा, दुलारा सा टॉपिक सेट थ्योरी। ये जो सेट वर्ड है, ये सेट वर्ड जब आप सुनते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहली बात जो है वो क्या आती है? क्या सेट जो है वो डेली लैंग्वेज में हम यूज करते हैं? बिल्कुल करते हैं। आपने सुना होगा कि एक सेट, कोई डायमंड सेट सुना होगा, गोल्ड सेट सुना होगा, अरिहंत सेट सुना, मतलब अरिहंत की पूरी बुक का सेट आप खरीदते हो ना। एक क्लास की बुक खरीदने जा रहे हो तो बोलते हो कि अरिहंत का पूरा सेट लेते आना। या इस समय जो है भले ही लॉकडाउन चल रहा है, या अगर लॉकडाउन ना रहा होता तो ये जो सीजन था ये शादी विवाह का सीजन था। तो जिसके भी रिलेशन में शादी विवाह अगर पड़ी होगी तो सबसे पहले काम क्या लोग करते हैं कि भैया 2 सेट कपड़ा सिलवाएंगे। देखिए यूज हो रहा है ना, 2 सेट कपड़ा सिलवाएंगे। क्या? 2 सेट कपड़ा, 2 सेट कपड़ा सिलवाना है। अब उसमें हमारा कुछ भी हो सकता है, कोट पैंट हो सकता है, शेरवानी हो सकता है, या जो आपको पसंद हो वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि ये जो सेट है इसको हम पहले से अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। तो अभी तक तो हम केवल यूज कर रहे थे अपनी डेली लाइफ में। अब हमको 11th के मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर ही सेट थ्योरी पढ़ना है। तो आइए सबसे पहला बात और जो सबसे पहला टॉपिक है वो हम देखेंगे डिफिनेशन ऑफ सेट। तो आइए, बहुत ही सरल है और बहुत ही मजा आने वाला है। 11th के मैथ में बहुत मजा आता है। तो सबसे पहली बात जो हम देखेंगे वो क्या है? डिफिनेशन ऑफ सेट। सेट किसे कहते हैं? तो अगर हम लिखने में बात करें कैसे लिखा जाए तो इसकी डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से हो सकती है कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट is called set। क्या? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें 2 वर्ड आ रहा है, वेल डिफाइंड आ रहा है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है। बहुत ही ध्यान देना है, बहुत ध्यान देना है। मतलब सुपरिभाषित एवं सुसंगठित वस्तुओं के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। सुपरिभाषित क्या क्या होना चाहिए? सुपरिभाषित होना चाहिए और सुव्यवस्थित भी होना चाहिए, और सुव्यवस्थित। जैसे हम बोल दें, जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल दी, जैसे अगर हम बोल दें कलेक्शन ऑफ ऑल दी अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश। तो ये तो अगर हमसे भी कोई पूछेगा कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं तो हम भी बताएंगे, वही A to Z तक बताएंगे। और कोई आपसे पूछता है कि इंग्लिश के अल्फाबेट कितने होते हैं तो वही आप भी बताएंगे। और मान लीजिए कोई पूछ लिया कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो हम भी बताएंगे कि A E I O U ही होता है। और आप भी बताएंगे कि A E I O U भी होता है।
समझने वाली बात है कि ये जो वर्ड यूज किया है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब सुपरिभाषित और सुव्यवस्थित। सुपरिभाषित और सुव्यवस्थित कहने का मतलब क्या है? बात ये है कि सुपरिभाषित ऐसे होना चाहिए, मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लेकर कहा कि राइट डाउन ऑल द सेट ऑफ गुड बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स, गुड बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स। अब इसमें देखिए चॉइस आ गई। कैसी चॉइस आ गई? हमसे कोई पूछेगा कि आपकी पसंदीदा मैथमेटिक्स की बुक क्या है, हो सकता है हम बोल दें आर डी शर्मा है। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपकी पसंदीदा मैथमेटिक्स की बुक कौन सी है, हो सकता है आप बोल दें आर एस अग्रवाल बोल दें। तो देखिए यहां पे जो है वेल डिफाइन नहीं हो पा रहा है, चेंज होता जा रहा है। मेरे आर डी शर्मा, आपके आर एस अग्रवाल, या आपके आर एस अग्रवाल, मेरे आर डी शर्मा। तो यहां पे क्या हो रहा है? चेंज होता जा रहा है, कंफर्म नहीं हो पा रहा है, सुपरिभाषित नहीं है। अब जब सुपरिभाषित नहीं है तो ये क्या ये सेट होगा? नहीं, इसको सेट नहीं कहेंगे। या और कुछ देखें, जैसे कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स। क्या? कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स। अब देखिए कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल, अब इसमें क्या? इसमें कोई कंफर्म नहीं है। हमको कॉकरोच से डर नहीं लगता, हो सकता हो आपको कॉकरोच से डर लगता हो। तो देखिए यहां पे जो है चेंज होता जा रहा है, सुपरिभाषित नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ डेंजरस एनिमल यही है, सुपरिभाषित नहीं कर पा रहे कि हाँ जो गुड मैथमेटिक्स की बुक है वो यही है, यही है। यहां पे वेरी कर जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि ये सेट है। वहीं अगर हम बोल दें सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो जब हम बोले इंग्लिश अल्फाबेट मतलब इंग्लिश अल्फाबेट के वावेल का समुच्चय क्या होगा? हमसे कोई बोलता है कि आपके अनुसार इंग्लिश अल्फाबेट के वावेल कौन कौन से होंगे, तो हम भी वही बोलेंगे, ए होगा, ई होगा, आई होगा, ओ होगा, यू होगा। और आपसे कोई पूछता है कि इंग्लिश अल्फाबेट के वावेल क्या होंगे, तो आप ही वही बोलेंगे, क्या? ए होगा, ई होगा, ओ होगा, यू होगा, ए ई आई ओ यू होगा। तो देखिए दोनों लोग का वेरी नहीं कर रहा है, मतलब ये एकदम सुपरिभाषित है और सुसंगठित होना चाहिए। यहां पे क्या बोला? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब ये होता है कि कोई भी चीज दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। जितने भी एलिमेंट एक सेट में होंगे वो आपस में अलग अलग होंगे। डिस्टिंक्ट का यही मतलब होता है, अलग अलग होंगे। इसका मेन जो हम देखेंगे जब हम सेट और अब जो हम पढ़ने वाले हैं सेट एंड दियर रिप्रेजेंटेशन, उसमें बहुत ही अच्छा समझ में आने वाला है। तो उम्मीद है ये सेट की डिफिनेशन आपको समझ में आई होगी। फिर से एक बार देख लीजिए, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। वस्तुओं का सुपरिभाषित सुव्यवस्थित कलेक्शन ही सेट कहलाता है। सुपरिभाषित सुव्यवस्थित दोनों को माइंड में रखिएगा। क्या? वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट दोनों होना चाहिए। डिस्टिंक्ट तो जरूर होना चाहिए, वेल डिफाइंड भी होना चाहिए। तो आइए अब हम देखते हैं जैसे एक नोटेशन है, ये ध्यान से देखिएगा, ये किस लिए यूज होता है? ये नोटेशन यूज होता है जैसे कहीं पे आ गया कि हमको रिप्रेजेंट करना है, हाँ ये सभी के लिए, तो वहाँ पे फॉर ऑल वर्ड यूज करने के लिए हम इस नोटेशन का यूज करते हैं। जैसे कहीं आ गया कि उसमें उपस्थित है, वहाँ एग्जिस्ट करता है, कोई वर्ड आ गया वहाँ एग्जिस्ट करता है, देयर एग्जिस्ट वर्ड के लिए हम इस नोटेशन का प्रयोग करेंगे। और जैसे आ गया इम्प्लाइज दैट, मतलब यह प्रदर्शित कर रहा है, यह प्रदर्शित कर रहा है, तो उसके लिए हम इस नोटेशन का यूज करेंगे। जैसे और एक आ गया, दोनों साइड की अगर वैल्यू एक दूसरे के स्टेप वाली वैल्यू होगी तो वहां पे मतलब बोथ वे इम्प्लीकेशन, ये वर्ड यूज करेंगे। तो वहां पे बोथ वे इम्प्लीकेशन इतना लंबा नहीं लिखेंगे, वहां पे सिंपली ये वाला नोटेशन यूज कर देंगे। और ये बहुत 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 डॉन है ये सेट का, आपके पहले चैप्टर में ये यूज होगा। तो इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, मतलब उसमें उपस्थित है।
जैसे 5 बिलोंग्स टू ए सेट यन, मतलब ये यन एक सेट है, उसमें 5 बिलोंग कर रहा है, उपस्थित है, उसमें उपस्थित है। फिलहाल ये अभी हम समझाएंगे जब एक्सरसाइज आरंभ करेंगे। तो ये कुछ नोटेशंस हैं, इनको याद कर लीजिएगा। इनको मैं बता रहा हूँ, जैसे ही हम पढ़ा देंगे आप नोट्स में उतारिएगा, इन सभी नोटेशंस को याद कर लीजिएगा। जब तक याद नहीं करेंगे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, याद कर लीजिएगा। और कुछ नोटेशंस हम पढ़ लेते हैं, जैसे क्या नोटेशंस, जैसे आप लोग फैमिलियर हो चुके होंगे एन से। एन क्या होता है? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 सो ऑन। तो नेचुरल नंबर को किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से प्रदर्शित करते हैं। और जैसे जेड, जेड को किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड मतलब इंटीजर, इंटीजर पूर्णांक भाई, पूर्णांक। तो पूर्णांकों के सेट को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये पूर्णांक अगर देखिए धन पूर्णांक होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है ना, तो अगर ये धन पूर्णांक होगा तो इसको जेड प्लस से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। और जैसे क्यू, क्यू मतलब ये किसका सेट होगा? ये हमारा रेशनल नंबर का सेट होगा, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर का सेट होगा। नंबर के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में। तो रेशनल नंबर मतलब जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, पी बाई क्यू के रूप में जिसे लिखा जा सकता है। क्यू रेशनल नंबर के लिए यूज होता है। और आपका आर, आर ये होगा, ये किसके सेट के लिए यूज होगा? इस नोटेशन को मैं बार बार बता रहा हूं, पहले याद कर लीजिएगा। आर जो है ये रियल नंबर के सेट्स के लिए यूज होगा, रियल नंबर्स के सेट्स के लिए यूज होगा। तो ये जितने नोटेशंस आपको बताए गए इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो आइए जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, बार बार बोल रहे हैं, ये जो नोटेशंस आपको बता रहे हैं इसको याद कर लीजिएगा। अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट और जानते हैं कि किसी भी सेट को कितने प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने की दो विधियां हैं। क्या है? रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड है, और दूसरा है रूल मेथड है, या तो उसको प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहला पढ़ते हैं हम क्या? रूल मेथड। इस मेथड में बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो भी चीज हमें दिया रहता है, कुछ भी हमें दिया गया हो तो उसके एलिमेंट को हम कॉमा द्वारा सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और उसको करली ब्रैकेट द्वारा इनक्लोज कर देते हैं। क्या? एलिमेंट को डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए, बार बार बोल रहे हैं। डिस्टिंक्ट एलिमेंट को कॉमा द्वारा सेपरेट कर लेंगे और सेपरेट करने के बाद उसको करली ब्रैकेट से इनक्लोज कर देंगे। तो इसी ऐसे जब इस प्रकार के ऐसे मेथड को हम मेथड से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं क्या? रोस्टर मेथड। क्या? डिस्टिंक्ट एलिमेंट को कॉमा द्वारा सेपरेट करेंगे और करली ब्रैकेट से इनक्लोज कर देंगे। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए कि किसी भी सेट को नाम देना हो, अगर किसी भी सेट का नाम देना हो तो उसको हमेशा हमेशा कैपिटल लेटर से उसका उसको नामांकित करते हैं। किससे? कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर से। जैसे बोलते हैं सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट जो होगा, और इसको कोई नाम देना हो तो हमेशा हमेशा जैसे ABCD, चिंटू पिंटू पप्पू, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको, तो उसको हम हमेशा हमेशा कैपिटल लेटर से ही नाम देंगे, कैपिटल लेटर से ही नाम देंगे। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। और अब देखिए, चलिए जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है इलाहाबाद वर्ल्ड। क्या है? ALLAHABAD। कोई आपसे बोल दिया कि इलाहाबाद वर्ड है, इसको रोस्टर मेथड द्वारा रिप्रेजेंट कीजिए। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम क्या कहें? डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए। मतलब जो भी सेट हम बनाएंगे उसमें कोई भी सेट दो बार नहीं होने चाहिए, रिपीटेड नहीं होने चाहिए, हमेशा एक बार ही होगा। और क्या बोले? एलिमेंट्स को कॉमा द्वारा सेपरेट करेंगे और सेपरेट करने के बाद करली ब्रैकेट से इनक्लोज कर देंगे।
तो चलिए इलाहाबाद को लिखते हैं। कैसे? मान लीजिए इस सेट को हम कोई नाम दे दे रहे हैं। क्या नाम दे दे रहे हैं? डी। डी नाम दे दे रहे हैं। डी बराबर, आप दीजिए चाहे ना दीजिए, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। चलिए, तो अब इलाहाबाद के लेटर्स का समुच्चय हमको लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या बताएं? डिस्टिंक्ट एलिमेंट को लिखना है। क्या लिखना है? डिस्टिंक्ट एलिमेंट को लिखना है। तो यहां पे पहला लेटर हमारा क्या है? ए है। आइए ए लिख देते हैं। ए हो गया। दूसरा क्या है? हम बोले ना कॉमा से सेपरेट करते चलना है, कॉमा से सेपरेट करते चलना है। तो दूसरा हमारा क्या है? एल है। चलिए एल लिख दे रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर से एल आ गया, फिर से एल आ गया। हम क्या बताए थे? डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए, दोबारा रिपीटेड नहीं होने चाहिए। तो दोबारा अगर एल आ गया तो हम दोबारा एल नहीं लिखेंगे। अगला वर्ड हमारा क्या है? ए आया है। अब ए आया है, देखिए ए हम पहले से लिख चुके हैं, ए पहले से लिख चुके हैं ना, तो अब दोबारा ए नहीं लिखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? यच आया है। आगे हमारा यच आया है। बताइए कहीं रिपीटेड है? बिल्कुल नहीं है। तो कॉमा द्वारा सेपरेट किए हैं और यच लिख दिए हैं। फिर जैसे ही आगे बढ़े फिर से ए आ गया। लग रहा है डॉन है ये ए। देखिए ए दोबारा फिर से आ गया है। अब दोबारा आया तो क्या दोबारा लिखेंगे? बिल्कुल नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सेट में हमेशा डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए। तो ए नहीं लिखेंगे। फिर से आगे बढ़े तो क्या आ गया? बी आ गया। बी कहीं अभी तक लिखे हैं? नहीं लिखे हैं ना, तो चलिए बी लिख दे रहे हैं। बी लिख दिए। अब बी के बाद फिर से ए आ गया। कितनी बार आएगा ये? फिर से ए आ गया तो इसको रिपीट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके बाद क्या है? डी है। डी को लिख दें, अभी तक रिपीटेड नहीं हुआ है तो डी लिख दिए। क्या काम किए? डिस्टिंक्ट एलिमेंट को कॉमा द्वारा इनक्लोज कर लिए। अब इनक्लोज करने के बाद इसको करली ब्रैकेट से, सॉरी, कॉमा द्वारा सेपरेट कर लिए और करली ब्रैकेट द्वारा इनक्लोज कर लिए। तो ये हमारा हो गया इलाहाबाद के लेटर्स का सेट हो गया। मतलब एकदम आपको यही ध्यान देना है कि जो भी एलिमेंट होंगे उनको कॉमा द्वारा सेपरेट कीजिए और कॉमा द्वारा सेपरेट करने के बाद करली ब्रैकेट से इनक्लोज कर दीजिए। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत सोची समझी क्वेश्चन है, उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये जो आप करली ब्रैकेट देख रहे हैं, करली ब्रैकेट, व्हाई वी यूज ओनली करली ब्रैकेट टू रिप्रेजेंट अ सेट, टू रिप्रेजेंट अ सेट। वो चाहे रूल मेथड से हो चाहे रोस्टर मेथड से हो, हमेशा हम करली ब्रैकेट का ही यूज करते हैं। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और नहीं बता पाएंगे तो अगले लेक्चर में हम जरूर बताएंगे कि करली ब्रैकेट से ही क्यों यूज करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम रोस्टर मेथड से रिप्रेजेंटेशन के लिए। जैसे हमारे पास, आप एक नदी का नाम सुने होंगे, मिसिसिपी नदी। अब देखिए मिसिसिपी, MISSIPI, ये मिसिसिपी लेटर हमारे पास है। और क्या दिया कि मिसिसिपी के लेटर्स को सेट के रूप में रोस्टर मेथड द्वारा रिप्रेजेंट कीजिए। अब रोस्टर मेथड द्वारा मिसिसिपी के वर्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम बार बार बताते आ रहे हैं कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट को कॉमा द्वारा सेपरेट करना है और उसको करली ब्रैकेट द्वारा इनक्लोज कर देना है। तो यहां पे कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले पहला वर्ड क्या है आपका? एम है। चलिए एम लिख दे रहे हैं। फिर क्या बोले? कॉमा द्वारा सेपरेट करते चलना है, कॉमा द्वारा सेपरेट करते चलना है। तो कॉमा लगाइए। अगला वर्ड हमारा क्या है? आई है। आई है ना, तो आई लिखिए, फिर कॉमा लगाइए। कॉमा द्वारा सेपरेट करते चलिए एलिमेंट्स को। अगला एलिमेंट क्या है? यस। यस है ना, तो यस लिखिए। चलिए कॉमा से सेपरेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर से यस आ गया। चलिए अब यस आ गया है तो क्या दोबारा लिखेंगे? बताइए लिखेंगे? नहीं, अब दोबारा नहीं लिखेंगे इसको। आगे बढ़िए। आगे फिर क्या आ गया? आई आ गया। देखिए अब बताइए आई रिपीट हो चुका है, लिखेंगे क्या दोबारा? नहीं लिखेंगे ना। हम बोले डिस्टिंक्ट एलिमेंट होनी चाहिए, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर से यस आ गया। ओहो, बहुत बार आ रहा है, दमदार है। तो यस आ गया फिर से। क्या इसको यस को रिपीट करेंगे? नहीं करेंगे। अब चलिए आगे बढ़िए। फिर से यस आ गया। क्या यस को रिपीट करेंगे? नहीं, यस को रिपीट नहीं करेंगे। फिर आगे बढ़िए। फिर से आई आ गया। अब देखिए आई आ गया है।
आई को दोबारा रिपीट करेंगे क्या? एक बार आई लिख चुके हैं, रिपीट नहीं करेंगे। भाई कोरोना नहीं हुआ है, कोरोना नहीं हुआ है, पढ़िए पढ़िए। तो आई को रिपीट करेंगे? नहीं करेंगे। आगे बढ़िए। पी है, पी रिपीट हुआ है? नहीं हुआ है। तो चलिए पी को लिख देते हैं। फिर जैसे ही आगे बढ़े फिर से पी आ गया। अब फिर से पी आ गया तो क्या पी को रिपीटेड वर्ड में लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे, कॉमा द्वारा सेपरेट करेंगे, करली ब्रैकेट लगा देंगे, वही हमारा रोस्टर मेथड हो जाएगा। तो बताइए अब आगे पी आया है, पी दोबारा लिखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे जैसे ही बढ़े फिर से क्या आया है? आई आ गया है। तो क्या अब आई को दोबारा लिखेंगे? बिल्कुल नहीं लिखेंगे। तो अब सारे एलिमेंट को हम कॉमा द्वारा सेपरेट कर लिए। अब क्या कम करना है? बस सिंपली क्या करना है? कर्ली ब्रैकेट लगा देना है। तो ये जो मेथड हुआ हमारा, ये जो मेथड हुआ उसको हम रोस्टर मेथड कहे। क्या बोले? रोस्टर मेथड। मतलब रोस्टर मेथड द्वारा रिप्रेजेंट कैसे करना है? कॉमा द्वारा एलिमेंट को सेपरेट कीजिए, कर्ली ब्रैकेट लगाइए, और कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद अपना काम हो जाएगा। तो चलिए आपके बुक का कुछ एग्जांपल लेते हैं। क्या है? स्कूल में प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय लिखिए। तुरंत वीडियो पॉज कीजिए, कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, तुरंत स्कूल वर्ड में उपस्थित लेटर्स का समुच्चय लिखिए। क्या? स्कूल वर्ड में उपस्थित लेटर्स का समुच्चय, SCHOOL। स्कूल वर्ड में उपस्थित लेटर्स का समुच्चय। तुरंत अभी बोल रहे हैं, वीडियो पॉज कीजिए, पहले वीडियो पॉज कीजिए। वीडियो पॉज करने के बाद कॉपी और पेन उठाना है और तुरंत स्कूल के सेट को रोस्टर मेथड द्वारा रिप्रेजेंट कीजिए, तुरंत। चलिए, उम्मीद है वीडियो पॉज करके कर रहे होंगे और करने के बाद फिर से वीडियो पे आ गए होंगे। तो इसको अब क्या करेंगे? हम बार बार बता रहे हैं, एलिमेंट्स को कॉमा द्वारा सेपरेट कीजिए, एलिमेंट्स को कॉमा द्वारा सेपरेट कीजिए। तो चलिए, पहला एलिमेंट क्या है? यस है, यस लिखिए। दूसरा एलिमेंट क्या है? सी है, कॉमा द्वारा सेपरेट किए, सी लिखिए। चलिए, अगला एलिमेंट हमारा क्या है? एच है, कॉमा द्वारा सेपरेट किए, एच लिख दिए। चलिए आगे, अब ओ आ गया है, चलिए कॉमा द्वारा इसको भी सेपरेट कर ले रहे हैं। जैसे ही आगे बढ़े दोबारा ओ आ गया, दोबारा ओ आ गया। अब बताइए क्या होगा इसका? दोबारा लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। अब फिर जैसे ही आगे बढ़े यल आ गया, यल रिपीटेड है अभी एक भी बार? बिल्कुल नहीं रिपीटेड है ना, तो यहां पे यल लिख देंगे। अब जैसे यल लिखिए तो मेरा पहला कंडीशन पूरा हो गया। क्या? एलिमेंट्स को, डिस्टिंक्ट एलिमेंट को कॉमा द्वारा सेपरेट कर लिए। अब अगला काम क्या करना है? हमको कर्ली ब्रैकेट का यूज कर देना है। तो ये हमारा हो गया, स्कूल के एलिमेंट्स को रोस्टर मेथड द्वारा रिप्रेजेंट कर लिया। आइए एक आध एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे क्या होगा, कोई एक इक्वेशन टाइप का देख लेते हैं हमारा। जैसे समीकरण x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। क्या बोल रहा है? हमें एक इक्वेशन दे रहा है, बोल रहा है कि x² प्लस x माइनस 2 इक्वल 0। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल। क्या बोल रहा है? x² प्लस x माइनस 2, x² प्लस x माइनस 2 ये इक्वल 0। ये इक्वेशन हमको एक दिया है और बोल रहा है कि इसके हल को रोस्टर मेथड द्वारा, जो इसका सॉल्यूशन आएगा उसको रोस्टर मेथड विधि द्वारा रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन में क्या होगा भाई? ये वाला तो आप लोग पढ़े हो, x² हो जाएगा, बीच को तोड़ देते हैं तो प्लस 2x माइनस 2 इक्वल 0 हो जाएगा। तो दो पद बना लेते हैं, पहले में क्या x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, फिर माइनस कॉमन लिए, -1 कॉमन लिए, क्या हो गया? x प्लस 2 हो गया इक्वल 0 हो गया। तो x प्लस 2 हो गया और x माइनस 1 हो गया इक्वल 0। तो हमारी x की वैल्यू, एक वैल्यू -2 आई और x की एक वैल्यू +1 आई। इसको तो सॉल्व करना आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे। तो हमारे पास एक क्या वैल्यू आ गई? -2 आ गई और 1 आ गई है। देखिए
-2 और 1 आई है ना, क्या बोले थे, एलिमेंट्स को कॉमा द्वारा सेपरेट कर लेना है और सेपरेट करके क्या करना है, करली ब्रैकेट लगा देना है। क्या, करली ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देना है। तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, एक इक्वेशन जो दिया था उसके सॉल्यूशन का रोस्टर मेथड द्वारा रिप्रेजेंटेशन। एक क्वेश्चन आपके लिए कोई एक दे देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, इन संख्याओं को रोस्टर मेथड द्वारा रिप्रेजेंट कीजिए। मतलब फर्स्ट 6th नंबर ऑफ नेचुरल नंबर को राइट डाउन, चलिए आप जल्दी से इसको करके कमेंट बॉक्स में लिखना है, राइट डाउन फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर बाई, राइट डाउन द सेट ऑफ समझ लीजिएगा उतना, राइट डाउन द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर विद या बाई किस मेथड द्वारा, रोस्टर मेथड द्वारा, रोस्टर मेथड। इसको जल्दी से आपको करके कमेंट बॉक्स में लिखना है, जल्दी जल्दी बताइएगा। जब भी वीडियो देखिएगा, जैसे ही यहां पहुंचेगा तुरंत इसको लिख के कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या है, रूल मेथड या प्रॉपर्टी मेथड या नियम विधि। इस विधि में क्या करते हैं, इन सच मेथड वी राइट ए प्रॉपर्टी विच गिव्स अस ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट। ऐसे मेथड के द्वारा रिप्रेजेंट करने के लिए हमको जो सेट दिया रहेगा ना, उसकी प्रॉपर्टी को पकड़ लीजिए, बस उसकी प्रॉपर्टी को पकड़ लीजिए, बाकी तो बहुत आसान है ये। तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास कोई सेट ए है जिसमें x एलिमेंट होने चाहिए जिसकी एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टी होगी। कैसे, मान लीजिए हमारे पास कोई सेट ए है, उसमें x एलिमेंट हो, जो एलिमेंट दिया रहेगा उसकी एक प्रॉपर्टी पकड़, वो x, उसको x मान लीजिए, जो पूरा हमारे पास सेट रहेगा उसको x मान लीजिए, उसके एलिमेंट को x मान लीजिए। इसके बाद सच दैट, इसको क्या पढ़ते हैं, सच दैट क्या, प्रॉपर्टी ऑफ x, यहां पे प्रॉपर्टी ऑफ x लिख देंगे। x की क्या प्रॉपर्टी है, जो भी सेट दिया रहेगा उसको x मान लेंगे, सच दैट, इसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ x, ये जो x है इसी की प्रॉपर्टी यहां पे लिख देंगे कि कैसा एलिमेंट है। जैसे हमारे पास एक सेट कोई दिया रहे, कोई एग्जांपल एक देख लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक सेट है AEIOU, A बराबर AEIOU, ये एक सेट है मान लीजिए। तो इसको कह दिया कि रूल मेथड द्वारा लिखिए। तो रूल मेथड द्वारा कैसे लिखेंगे, A है, A इक्वल, इसके बाद क्या करेंगे, हमने क्या कहा, करली ब्रैकेट लगाइए, फिर इन सारे एलिमेंट को x मान लीजिए, कुछ भी आप मान सकते हैं, k z कुछ भी, इन सारे एलिमेंट को x मान लीजिए। फिर क्या लगाइए, सच दैट, ऐसा है कि, ये जो x है कैसा है, अब इसकी प्रॉपर्टी लिखनी है, गुण लिखना है। x सच दैट x इज x किस प्रकार है कि x जो है, देखिए यहां पे लिख दिए, तो सबसे पहले तो ये जो लिखे हैं x, ये बता रहे कि हाँ इसमें एलिमेंट है। अब जो कॉलन लगाए हैं, सच दैट का मार्क लगाए हैं, इसके बाद हम प्रॉपर्टी लिख देंगे। प्रॉपर्टी क्या है, इसको x मान लिए हैं, मतलब x मतलब AEIOU क्या है भाई, AEIOU इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल हैं। मतलब जब हम इसको x मान लिए हैं तो x हमारा क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल है ना। तो हम क्या लिखेंगे, A इज इक्वल टू x सच दैट x इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। फिर से देखिए, हमारे पास कोई सेट दिया रहेगा, उसको लिखेंगे, इसके बाद क्या, जो भी एलिमेंट रहेगा उसको x मान लो, कुछ भी मानो, लेकिन हम यहाँ x कंसीडर कर रहे हैं। जो भी एलिमेंट इसमें इंक्लूडेड रहेंगे उसको x मानिए, फिर सच दैट का मार्क लगाइए। इसके बाद सच दैट के बाद हमको प्रॉपर्टी लिखनी है कि जो सेट हमें दिया गया है इसकी प्रॉपर्टी क्या है। अब ये सेट हम x मान लिए हैं, इसकी प्रॉपर्टी आप सब लोग जान रहे हैं कि AEIOU होता क्या है, AEIOU वॉवेल होता है इंग्लिश अल्फाबेट का। तो x सच दैट, अब कैसा x है, x इज ए वॉवेल, x वॉवेल है। तो जो प्रॉपर्टी होगी वो इधर कॉलन के बाद
और जो यक्स मानेंगे उसको पहले। आप इसे कुछ भी मान सकते हैं। जैसे एक सेट और देखते हैं, जैसे हमसे कह दिया कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर को रूल मेथड द्वारा रिप्रेजेंट कीजिए। क्या? सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं को किस विधि द्वारा? रूल विधि द्वारा, नियम विधि द्वारा समुच्चय के रूप में लिखिए। तो इसमें क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले प्रॉपर्टी हम पकड़ते हैं। सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, पहले हम जान लेते हैं कि भाई फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर होता क्या है। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। पहले माइंड में हम पकड़ लेते हैं कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है क्या। फिर क्या हमने कहा था कि उसको हम कोई भी सेट, उसको कोई नाम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम बी नाम दे दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मान लीजिए इसको बी नाम दे दिए, फिर हम क्या कहते हैं? तुरंत करली ब्रैकेट लगाओ। नियम एकदम जैसे जैसे हम बताएं उसी नियम पे चलिए। हमने कहा करली ब्रैकेट लगाओ, करली ब्रैकेट लगा दिए। अब फिर क्या बोले थे कि हम एलिमेंट हम अपने मन में जान चुके हैं कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर एलिमेंट होते क्या क्या है। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर हम जान गए हैं। तो इसके बाद हम क्या कहेंगे? क्या कहते हैं कि एलिमेंट को यक्स मान लेते हैं। जो एलिमेंट है उसको यक्स मान लेंगे। तो यहां भी एलिमेंट को क्या मान लिए? यक्स। फिर क्या कहते हैं? सच दैट, कॉलन लगाइए, सच दैट। अब सच दैट लगाने के बाद देखिए क्या बताए थे, कोई सेट ए होता उसमें यक्स एलिमेंट है, सच दैट। अब यहाँ पे क्या? प्रॉपर्टी ऑफ यक्स, यक्स का गुण लिखना है, यही बताए थे ना। अब यक्स सच दैट, यक्स क्या है बताइए भाई? पहले सबसे पहले यक्स क्या है? यक्स नेचुरल नंबर है ना, और नेचुरल नंबर को किससे प्रदर्शित करते हैं? यन से। तो सबसे पहली बात क्या लिख देंगे? यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू यन। हम जान रहे हैं 1 2 3 4 5 क्या है? नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम क्या पकड़े कि जो यक्स है वो बिलोंग कर रहा है किससे? नेचुरल नंबर से। देखिए जो लिखा है बस उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो यक्स जो हमें एलिमेंट हम अपने मन में ले लिए हैं उसको यक्स मान लिए हैं। सच दैट यक्स क्या है? यक्स क्या है? पहली कंडीशन यक्स एक नेचुरल नंबर है। इसके बाद भी क्या कंडीशन दे रखी है? इसके बाद की कंडीशन इसको मन में रखे रहिएगा। क्या हमने अपने मन में क्या जान लिए हैं? 1 2 3 4 5 जान लिए हैं। अब देखिए यक्स है, यक्स सच दैट यक्स कैसा है? यक्स एक नेचुरल नंबर है। और भी कुछ कंडीशन दे रखी है। क्या? फर्स्ट 5 होने चाहिए। भाई नेचुरल नंबर तो बहुत होते हैं, लेकिन बोला क्या है? सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। सबसे पहली कंडीशन हम यक्स लिख दिए, एलिमेंट को यक्स मान लिए। सच दैट यक्स बिलोंग्स टू यन, मतलब यक्स जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, यक्स नेचुरल नंबर में उपस्थित है। अब यक्स की दूसरी भी कंडीशन दिया है। क्या दिया है? फर्स्ट 5 प्रथम 5 होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे? एंड यहां पे लगाएंगे। इसके बाद लिख देंगे कि जो यक्स है वो कहां से कहां तक है? 1 से 5 तक है। तो यक्स कहां से कहां तक है? इधर 1 से 5 तक है। तो देखिए क्या होगा? ऐसे हो जाएगा ना, यक्स बड़ा है 1 से या बराबर है, फिर यक्स छोटा है 5 से या बराबर है। इसका ही मतलब क्या हुआ कि यक्स जो है 1 से 5 तक का नेचुरल नंबर है। तो ठीक है, ये किसका सेट हुआ? रूल मेथड द्वारा किसी भी सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का ये सेट है। मतलब हमें क्या करना है? बस सिंपल सा हम बार बार बता रहे हैं आपको, कुछ भी दिया रहेगा उसको कोई सा सेट मान लेना, कोई नाम दे देना, ए मान लेना, और जितने भी एलिमेंट रहेंगे उसको यक्स मान लेना, फिर सच दैट का मार्क लगाना, मतलब यक्स जो है ऐसा है, सच दैट मतलब ऐसा है। इसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ यक्स लिख देना है, बस प्रॉपर्टी ऑफ यक्स लिख देना है। जो एलिमेंट है हमारे पास उसकी प्रॉपर्टी क्या है? AEIOU में प्रॉपर्टी क्या थी कि अल्फाबेट था, और यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है? यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू यन। यन मतलब नेचुरल नंबर, यक्स जो है एक नेचुरल नंबर है, और साथ ही साथ जो यक्स है वो 1 से 5 तक का नंबर है, फर्स्ट 5 नंबर है। अगर ये हम
बराबर वाला मार्क ना लगाए होते तो मतलब 1 से छोटा हो जाता, तब 1 इंक्लूड ना होता, 1 इंक्लूड ना होता, इसलिए बराबर का भी मार्क लगाए और बड़ा का मार्क इसलिए लगाए ताकि 1 से आगे के भी मार्क हमको चाहिए, नंबर चाहिए हमको। और 5 के साथ अगर इक्वल ना लगाते तो ये प्रदर्शित करता कि 5 से कम नंबर, और ये वाला मार्क इसलिए लगा दिए। दोनों मार्क लगाने का मतलब 5 तक हो गया, 1 से 5 तक की संख्या हो गई, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर हो गई। तो ये तो किसका था, रूल मेथड से। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कोई सेट D है, D इज इक्वल टू दिया है हमको 3, 6, 9, 12, ये सेट हमको दिया है और हमसे कह रहा है कि इसको रूल मेथड द्वारा रिप्रेजेंट करिए। तो हम सबसे पहले क्या बताएं कि माइंड में पकड़ लो कि प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। तो सबसे पहले इसकी हमें प्रॉपर्टी पकड़नी है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो ध्यान से देखिए, ये 3 है, ये 6 है, देखिए 3, फिर 3 दूना 6, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 चौके 12, मतलब ये सब क्या है, 3 के मल्टीपल हैं। ध्यान से देखिएगा एकदम, मतलब 3 के मल्टीपल है, यही इतना सोचना है आपको, इसकी प्रॉपर्टी सोच के पकड़नी है। क्या 3 के मल्टीपल हैं, 3 के मल्टीपल हैं, तो मतलब 3 के मल्टीपल को कैसे लिखेंगे, 3n लिखेंगे ना। नेचुरल नंबर ही तो सब हैं, सब नेचुरल नंबर हैं, तो नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर किसका मल्टीपल है, 3 का। अब ये जो n है ये कहां से कहां तक है, सोचिए पहले। 3 एकम 3, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, मतलब किसके मल्टीपल हैं ये, 1 2 3 4। बस यही पकड़ना है, प्रॉपर्टी आपको पकड़ना है, बस प्रॉपर्टी पकड़े पूरा काम हो गया। तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, D इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाइए, जो एलिमेंट दिया रहेगा उसको यक्स मान लीजिए, फिर सच दैट का मार्क लगाइए। अब यहां पे प्रॉपर्टी ऑफ यक्स लिख देना है, एक्स की प्रॉपर्टी क्या है, तो यक्स सच दैट, यक्स क्या है, यक्स 3n है, मल्टीपल है, n का मल्टीपल है, लेकिन कंडीशन क्या है, n केवल 1 2 3 4 है, 4 के आगे नहीं है। 4 के आगे अगर मान लीजिए 5 अगर लिख देते तो 5 3 का मल्टीपल क्या हो जाता है, 15 हो जाता है, जो कि इस सेट में है ही नहीं, तो यहां पे क्या लिखेंगे, यक्स सच दैट यक्स इज इक्वल टू 3n, यक्स 3n है, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का मल्टीपल है। तो अब 3n लिख दिए हैं, अब हमको बताना है कि n कहां से कहां तक है, ये बताना है। तो n के लिए क्या करेंगे, एंड अब ये जो n है कहां से कहां तक है, n हमारा 1 से चालू हो रहा है, कहां से कहां तक, 4 तक है। तो यक्स सच दैट यक्स इज इक्वल टू 3n एंड n बिलोंग्स टू 1 2 4, 1 से 4 तक n बिलोंग करता है, जो नेचुरल नंबर है 1 से 4 तक बिलोंग करता है। तो अब आप समझ गए होंगे लगभग कि कोई भी सेट दिया रहेगा, जब उसको हमें बोल देगा कि रूल मेथड में चेंज कीजिए, बस उसको कोई भी नाम दे देंगे, मान लीजिए ई दे देंगे, इसके बाद क्या, जो भी एलिमेंट दिया रहेगा उसको यक्स मान लेंगे, फिर सच दैट अब यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ यक्स लिख देंगे, बाकी हमारा सेट हो जाएगा। तो ये थी रूल मेथड की बातें, और आप लोग पहला 1.1 चैप्टर को कीजिए, उसका कॉन्सेप्ट आपको हम दे चुके हैं यहाँ पे, अब पूरे चैप्टर को सॉल्व कीजिए, और अगले वीडियो में हम 1.1 एक्सरसाइज 1.1 करवाएंगे और करेंगे, हम लोग साथ करेंगे। और ये तो जानते हैं, ये तो देखिए एक चीज़ स्टार्टिंग में हम आपको नोटेशन में दिए थे बिलोंग्स टू, और उसका क्वेश्चन इस चैप्टर में भी है, इस चैप्टर में पहला या दूसरा क्वेश्चन है, अभी देख लीजिएगा बुक में। जैसे मान लीजिए कोई सेट हमारे पास A रहेगा, A इज इक्वल टू 1 2 3 4 रहेगा, तो बोल देगा कि 2 बिलोंग्स टू A, क्या ये सही है, तो हाँ भाई ट्रू, 2 इसमें है कि नहीं है, तो ये बिलोंग्स टू वाला मार्क, इसको ध्यान दीजिएगा। बोल देगा 3 डज नॉट बिलोंग्स टू A, क्या ये सही है, तो बताइए 3 A में बिलोंग नहीं कर रहा है क्या, 3 पहले से A में है तो A में बिलोंग कर रहा है, तो इसको लिख देंगे फॉल्स। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन है, उसको क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा। तो सेट बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज
1.1 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।